क्वेश्चन 13 है हमारे पास। द रिएक्टेंसेस ऑफ अ 52 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 72 माइक्रोफैरड कैपेसिटर आर इक्वल एट फ्रीक्वेंसी। यानी हमारे पास एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस है 52 मिली हेनरी और एक कैपेसिटर है जिसकी हमारे पास कैपेसिटेंस है 72 माइक्रोफैरड। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी पर इन दोनों की जो रिएक्टेंसेस हैं वो सेम होंगी, इक्वल होंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंडक्टर की इंडक्टेंस और कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है दोनों इक्वल होती हैं, सच दैट XL इज इक्वल टू XC। तो इस क्वेश्चन में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय FR इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। इस फार्मूला में अब हम जस्ट वैल्यूज़ को पुट आउट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 86 हर्ट्ज़ इसका आंसर आ रही है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यानी इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो इंडक्टर की रिएक्टेंस है और कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो ऑप्शंस में हमारे पास 80 हर्ट्ज़ जो है वो 86 हर्ट्ज़ के आलमोस्ट तकरीबन करीब है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, विच इज़ 80 हर्ट्ज़। क्वेश्चन 14 था हमारे पास। द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून इज़ 1/6 दैट ऑन अर्थ। यानी मून के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी से क्या होती है? 6 टाइम्स लेस होती है। द वेट ऑफ अ 70 kg मैन ऑन द मून इज़। तो जैसा कि हम जानते हैं जो वेट का फार्मूला होता है वो क्या होता है? W इज़ इक्वल टू mg। अगर तो हम अर्थ की सरफेस के ऊपर वेट फाइंड आउट करें तो तब ये फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन हमने मून की सरफेस के ऊपर वेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर W इज़ इक्वल टू m स्टैंड फॉर मैस। मैस हमारे पास गिवन है 70 kg इनटू। तो यहाँ पर g की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हम मून की सरफेस के ऊपर वेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम g की वैल्यू होती है 10, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब मून की सरफेस के ऊपर हम वेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मून की सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी से 6 टाइम्स लेस होती है। तो यहाँ पर हम g डिवाइडेड बाय 6 पुट आउट करेंगे, यानी क्योंकि हम वेट फाइंड आउट कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो g की वैल्यू होती है 10 डिवाइडेड बाय 6। 70 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 700 डिवाइडेड बाय 6। अब 700 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 116.67 न्यूटन। तो वेट ऑन मून हमारे पास क्या आ गया? तो अब हमने ऑप्शंस में देखना है कि हमारे पास 116 या उसके करीब कौन सा आंसर आ रहा है। 70 न्यूटन, 114.33 न्यूटन, ये भी बहुत ग्रेटर। हाँ, तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या था? ऑप्शन बी, विच इज़ इक्वल टू 114.33 न्यूटन। क्वेश्चन 15, PV ऑफ एन आइडियल गैस इज़ गिवन बाय। जैसा कि आप जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज़ इक्वल टू nRT। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था जिसका आंसर था ऑप्शन ए। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? PV इज़ इक्वल टू nRT। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 था हमारे पास। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ CH4। CH4 स्टैंड्स फॉर मीथेन। यानी मीथेन के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? तो मीथेन के अंदर बेसिकली जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन से होते हैं? कोवेलेंट इन नेचर। तो मीथेन के अंदर CH4 के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। क्वेश्चन 17, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हैज़ अ पावर ऑफ। यानी हमारे पास लेंस की फोकल लेंथ गिवन थी विच इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हमने लेंस की पावर फाइंड आउट करनी थी। तो पावर ऑफ लेंस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज़ कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का फार्मूला क्या होता है? P इज़ इक्वल टू 1/f। यानी ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हमने फोकल लेंथ जो कि सेंटीमीटर में गिवन है इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। फोकल लेंथ इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसा कि आप सबको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो
तो जब सेंटीमीटर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको डिवाइड करते हैं। तो 20 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 0.2, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 10 क्या होता है 0.2 मीटर। तो फोकल लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन थी, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम जस्ट फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पावर ऑफ लेंथ ऊपर 1 है हमारे पास, डिवाइडेड बाय एफ, फोकल लेंथ हमारे पास क्या है 0.2 मीटर। तो 1 को जब हम 0.2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 डायोमीटर्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, ऑप्शन बी, विच इज़ इक्वल टू 5 डायोमीटर्स। क्वेश्चन 18, a long solenoid has 10 turns per centimeter. If the current in the solenoid is 5 ampere, what will be the magnetic field be inside the solenoid? नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास गिवन है 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, करंट भी हमारे पास गिवन है 5 एम्पेयर। हमने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड फार्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। स्मॉल एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितनी है 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। अब इसको हम फर्दर सॉल्व आउट कर लेते हैं। 10 हमारे पास ऊपर इसी तरह से आ जाएगा सेंटीमीटर, सेंटी भी प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻²। फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास 10 है, जब ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+2। 10 इंटू 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो 100 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 m। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स हमारे पास क्या आ गई 1000 नंबर ऑफ़ टर्न्स। करंट हमारे पास गिवन है 5 एम्पेयर। अब हम जस्ट इन वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट आउट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन नंबर ऑफ़ टर्न्स कितनी आई हमारे पास 1000 इंटू आई, करंट हमारे पास कितना है 5। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। पाई की हम वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 0.00628। तो अगर हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाएं, यानी 6 के बाद 6.28 इंटू, अब हमने यहाँ पर डेसिमल लगाया तो अब हम रिवर्स चल रहे हैं 1 2 3। तो जब रिवर्स चलेंगे तो 10 की पावर क्या आएगी -3। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 6.28 10 की पावर -3 प्रीफिक्स है विच इज़ इक्वल टू मिली। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड क्या होगा 6.28 मिली टेस्ला। तो 6.28 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है 62.80 10 6.8, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ इक्वल टू 6.28 मिली टेस्ला। क्वेश्चन 19, 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। 2 वायर्स हैं, दोनों वायर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका क्या आंसर होगा, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को वो रिपेल करेंगी, अट्रैक्ट ईच अदर या अट्रैक्ट करेंगी, दे कैंसल आउट देयर इंडिविजुअल मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स, या ये दोनों वायर्स एक दूसरे के इंडिविजुअल मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स को कैंसल आउट कर देंगी। और ऑप्शन डी था हमारे पास हैव नो इफ़ेक्ट अपॉन ईच अदर, या इनका एक दूसरे के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो जब 2 वायर्स आपस में पैरेलल हों और उनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा हो, तो चार्जेस के केस में तो ऐसा होता है कि 2 अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन करंट के केस में जब 2 वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। जबकि 2 पैरेलल वायर्स में अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा हो तो फिर वो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। लेकिन इस केस में जबकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल ईच अदर। क्वेश्चन 20, अ स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज़ वॉल्यूम v। इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज़ इंक्रीज टू 3 टाइम्स r, व्हाट इज़ द वॉल्यूम नाउ। तो अगर हम रेडियस को 3 टाइम इंक्रीज़ कर दें, यानी r स्मॉल r से बढ़ के क्या हो जाए 3r, तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम नाउ। तो स्फीयर का अब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फार्मूला होता है, v इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर सिर्फ हमने एक चेंज करनी है, स्मॉल आर यानी रेडियस को हमने क्या कर देना है 3 टाइम्स आर। इफ़ रेडियस इज़ 3 टाइम्स, अगर रेडियस को हम 3 टाइम्स कर दें तो v इज़ इक्वल टू 4/3 इंटू पाई, आर की जगह क्या आ जाएगा 3r, आर क्यूब है तो यहाँ पर 3r का होल क्यूब। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा 4/3 पाई, 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 9, 9 3 27, 27 आर क्यूब। 27 को हम सेपरेट कर लेते हैं, स्टार्ट में लिख लेते हैं 27 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये 4/3 पाई आर क्यूब जो है ये किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा 27 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होता है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, यानी 27 वी अब हमारा स्फीयर का प्रेजेंट वॉल्यूम होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21, इफ़ द ड्राइवर इन द बस यू आर ट्रेवलिंग इज सडनली एक्सलरेट्स, यानी अगर आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात इमरजेंसी में जो ड्राइवर होता है वो सडनली ब्रेक्स को प्रेस करता है, तो जिसकी वजह से गाड़ी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। तो ऐसी सूरत में जो पैसेंजर्स होते हैं वो बस में फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, ऑप्शन ए, यू आर थ्रोन फॉरवर्ड, यानी आप फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ पुश होंगे। क्वेश्चन 22, अ किलोवाट आवर इज़ अ यूनिट फॉर, किलोवाट आवर जो है ये किस फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट है। तो अक्सर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इसमें गलती कर जाते हैं, वो किलोवाट आवर्स को देख के पावर को मार्क कर देते हैं, जबकि किलोवाट आवर जो है ये एनर्जी की यूनिट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, एनर्जी। पावर की यूनिट वाट होती है, वोल्टेज इज़ बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसकी भी वोल्ट होती है यूनिट, टाइम की सेकंड होती है। तो किलोवाट आवर इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन 23, द एनर्जी गैप इन अ सेमीकंडक्टर इज़, सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप होता है वो हमेशा इंसुलेटर की निस्बत कम होता है और कंडक्टर्स की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इंसुलेटर्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि सेमीकंडक्टर के केस में जो एनर्जी गैप होता है वो इंसुलेटर की निस्बत कम होता है, जबकि कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे से सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा गया है कि इसका एनर्जी गैप जो है वो क्या होगा, इंसुलेटर से लेस होगा, इक्वल नहीं होगा, इंसुलेटर से लेस होगा और कंडक्टर से ग्रेटर होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी, द एनर्जी गैप इन अ सेमीकंडक्टर इज़ लेस देन दैट ऑफ एन इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर से कम होगा। क्वेश्चन 24, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस इज़ प्रोपोर्शनल टू एंड इनसाइड द अर्थ इट इज़ प्रोपोर्शनल टू। अब इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछी गई थी कि जब अर्थ की सरफेस से हम ऊपर जाएंगे तो तब फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, और जब हम अर्थ की सरफेस से इन साइड जाएंगे यानी अंदर वाली साइड पे रेडियस के अलॉन्ग, तो उस वक्त जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, F इज़ इक्वल टू G m1m2/r², यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ रेडियस के, यानी जितना जितना हम अर्थ के रेडियस से ऊपर की तरफ जाएंगे, दूर जाएंगे, उतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, और जितना हम अर्थ की सरफेस से करीब होंगे और रेडियस के अलॉन्ग हम जितना अर्थ से करीब जाएंगे उतनी ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, ग्रेटर होगी। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस, यानी अगर हम अर्थ की सरफेस से अबव ऊपर की तरफ जाएंगे, अर्थ की सरफेस से हम जितना जितना दूर जाएंगे तो उतनी हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, यानी इन्वर्स रिलेशन होगा। जबकि इनसाइड द अर्थ क्या होगा, जितना जितना हम रेडियस के करीब होते जाएंगे, सेंटर ऑफ अर्थ के करीब होते जाएंगे, ऑब्जेक्ट करीब होता जाएगा तो उतना क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज़ होगी, यानी इनसाइड द अर्थ जो है फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था।
क्वेश्चन 25 था हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3। हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक गलती थी, उन्होंने क्वेश्चन में 4 रेजिस्टेंसेस मेंशन किए हुए थे जबकि गिवन हमारे पास 3 थी, R1, R2 एंड R3। तो 3 रेजिस्टेंसेस हमने इसको अकॉर्डिंग टू 3 रेजिस्टेंसेस ही लेके सॉल्व करना है। तीनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज़। तो अब हमने इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल कम्बिनेशन के साथ कनेक्ट हैं। तो जब रेजिस्टर्स पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्ट हों तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? 1/R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जबकि अगर यहाँ पर हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो जस्ट हम सिंपल एडिशन करते R1 प्लस R2 प्लस R3 और ऐड करते हैं उनको, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाती है। लेकिन पैरेलल के केस में हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब हम जस्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पर। 1/R1, R1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 ओहम, प्लस 1/R2, R2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 50 ओहम, प्लस 1/R3, R3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 ओम। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, 20 50 का एलसीएम क्या होगा हमारे पास 20 और 50 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। 20 हमारे पास यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 20 20 से कैंसिल हो गया, तो 50 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, प्लस अब 50 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 50 50 से कैंसिल हो गया, 20 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 20, प्लस अब यहाँ पर 1 है, यानी 20 और 50 बोथ जो हैं वो ऊपर चले जाएंगे हमारे पास। तो 20 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 1000 आता है। 5 2 10 और एक 20 का 0 और एक 50 का 0 यानी 1000। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, 50 और 20 70 हो गया और 1000 यानी 1070 डिवाइडेड बाय 50 को 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 1000। 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1070 डिवाइडेड बाय 1000। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ऊपर ले जाते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं उल्टा देते हैं। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास ऊपर चली गई, तो अब ये भी हमारे पास उलट कर क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 1070। तो 1000 को हम 1070 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आएगा 0.93 ओहम। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई 0.93 ओम, विच इज़ लेस देन 1 ओहम। तो ये तकरीबन 1 ओहम आप कह सकते हैं। तो इसका हमारे पास आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ना ए है, ना बी है, ना सी है, बल्कि इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, ऑप्शन डी, रेजिस्टेंस इज़ लेस देन 1 ओहम।